नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इस वक्त यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP 26 की बैठक चल रही है और उसी में काफ़ी ज़्यादा आर्कटिक रीजन पर चिंता भी व्यक्त की गई। और काफ़ी लोगों ने कहा कि अगर COP 26 में कुछ कंसेंसस आ जाता है तो आर्कटिक को शायद हम कुछ कम पिघलने के लिए मजबूर करें। तो जो भी है दोस्तों, सच तो यह है कि आर्कटिक रीजन की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और इस सत्य से हम ज़्यादा दिनों तक अपने आपको मुंह भी नहीं मोड़ सकते। तो ये सत्य है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही प्रैग्मेटिक कंट्री है जो कि चाइना है, उसने ऑलरेडी तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। चाइना पोलर सिल्क रोड आर्कटिक ओशन में बिल्ड कर रही है। तो ये तो आप सब अब तक जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। पर यहां पर सवाल उठता है, भारत क्या करने वाली है आर्कटिक रीजन में? जब फ्यूचर में नई अपॉर्चुनिटीज बनकर आएंगी तो भारत क्या करेगी? तो उससे पहले सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आर्कटिक रीजन में इंडिया के लिए डेवलप हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा रोल रशिया का होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखिए, ऑफ द 8 आर्कटिक कंट्रीज, वो कंट्री जिसकी सबसे बड़ी आर्कटिक रीजन में टेरिटोरियल एक्सपेंस है वो और कोई नहीं, वो रशिया है। और रशिया वहां की डोमिनेंट पावर भी है और आर्कटिक रीजन को वो अपना बैकयार्ड भी समझती है। और इंडिया की आप कह सकते हैं काफी क्लोज कोऑपरेशन हमेशा से रशिया के साथ रहा है। तो यहां पर सवाल उठता है, इंडिया रशिया कोऑपरेशन कैसे आर्कटिक में डेवलप हो रही है? तो दोस्तों, आपके लिए इसी पर एक सवाल है तो जो कि आप आज के क्लास के बाद आंसर कर पाएंगे। तो आज का सवाल प्रीलिम्स के लिए नहीं है, आज का सवाल मेंस के लिए बनाया गया है। तो आप जरूर इसका आंसर लिखें। एंड आंसर कैसे लिखना है मेंस का, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक पाथ फाइंडर चैनल पे ही, इसी चैनल पे आप एक आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है कैसे आंसर राइटिंग करना है। तो एक प्लेलिस्ट है एसिंग आंसर राइटिंग, तो जाइए जाके उसको देखिए, लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं सवाल है, मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक, आर्कटिक में बर्फ का पिघलना ऑफर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। डिस्कस हाउ इंडिया एंड रशिया कैन कोऑपरेट इन दिस रिगार्ड। तो आपको यही आंसर लिखना है। तो इस प्रकार का एक सवाल पहले भी मीन्स में आ चुका है और आने वाले दिनों में फिर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आने वाले रादर 40-50 साल तक रहने वाला है। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे आप जरूर पोस्ट करें। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। तो आप चाहे तो इसको 1.5x 2x पर चला के देखें, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास स्किप ना करें, अंत तक देखें एंड 1.5 से 2x पर जरूर देख लें। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है क्लाइमेट चेंज। वैसे तो चैलेंज है, जैसा दुनिया जानती है इस वक्त COP 26 में कुछ वैसी ही चैलेंज आपको देखने मिल रही है। लेकिन अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करें तो उस चैलेंज में भी कुछ देशों ने तो जरूर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया है। तो कुछ कंट्रीज के लिए क्लाइमेट चेंज अब एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है और ये आर्कटिक रीजन में सबसे बेहतर देखने मिल रही है। तो आर्कटिक रीजन में कई अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया जैसे कई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। और इंडिया, अच्छी बात तो यह है कि आर्कटिक काउंसिल की ऑब्जर्वर स्टेट भी है। तो आर्कटिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो 8 स्टेट हैं। कौन से हैं वो 8 स्टेट दोस्तों? तो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा आप देखें तो रशिया है, फिर आप देखें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, स्वालबार्ड नॉर्वे के अंदर आता है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। तो डेनमार्क भी है और आइसलैंड है और कनाडा है। दोस्तों, ये 8 देश हैं जो कि आप देखें तो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो कि आर्कटिक स्टेट्स माने जाते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा आर्कटिक रीजन में टेरिटोरियल एक्सटेंट किसका है? सबको मालूम है, रशिया का है। तो रशिया की इंडिया के साथ कई स्फीयर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन है। तो इसीलिए आर्कटिक रीजन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिख रही है कोऑपरेशन की। तो आइए आज की क्लास में इसी को समझते हैं, इसी को जानते हैं। तो आइए एक एक करके सारे सेक्टर्स को जानते हैं। तो सबसे पहला है ऑयल एंड गैस वेल्थ। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है इंडिया बहुत तेजी से एनर्जी कंज्यूमर की तरह दुनिया में उभर रही है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी की। तो इसी में रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया की आर्कटिक की स्पेसिफिकली बात करें तो वो माना जाता है करीबन 3 से 25% वर्ल्ड की टोटल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज रशिया के आर्कटिक में स्थित है, वहां पर प्रेजेंट है। तो रशिया की जो कंपनीज हैं, मेजर स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, जो बेसिकली वहां की सरकार के द्वारा ओन्ड कंपनी है, जैसे गैसप्रॉम, जैसे नोवाटेक, जैसे रॉसनेफ्ट,
इन सब ने बहुत तेजी से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आर्कटिक रीजन में स्टार्ट भी कर दिया है। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यमाल एंड गिडान पेनिनसुला, ये अगर आप देखें तो बहुत तेजी से डेवलप होते हुए आपको दिखेंगे, जहां पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन होता हुआ आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज यमाल पेनिनसुला, आर्कटिक का यही है दोस्तों यमाल पेनिनसुला। तो आप देख पा रहे हैं, दिस इज यमाल पेनिनसुला, दिस इज गिडान पेनिनसुला, और ये आप देख सकते हैं। और यहां पर ये क्या है दोस्तों, बेरेंट सी है, बेरेंट सी है, जहां पर बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो रहा है ऑलरेडी। तो माना जाता है बेरेंट सी बहुत ही ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन बताई जाती है। तो दोस्तों अगर आप आर्कटिक रीजन को देखें, कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं, दिस इज द आर्कटिक रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इसी में दोस्तों आपको बता दूं, जब ऑयल एंड गैस की बात हो रही है तो ये जो आइलैंड आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, रशिया के फार ईस्ट में, इस आइलैंड का नाम है सी ऑफ ओखोत्सुक के पास साखलिन आइलैंड। साखलिन आइलैंड भी दोस्तों बहुत ज्यादा आप देखें तो फॉसिल फ्यूल में रिच है। तो उसी में इंडिया ने ऑलरेडी $16 बिलियन के इन्वेस्टमेंट भी किए हैं रशिया के ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जिसमें सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट है ओवीएल का 20% स्टेक होना, किसमें, रशिया के साखलिन 1 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में। तो इंडिया ऑलरेडी वहां पर मौजूद है और आर्कटिक रीजन में और नई अपॉर्चुनिटीज इंडिया रशिया के कोऑपरेशन के लिए देखने मिलेगी। ये आर्कटिक ओशन का मैप है, जिनके लिए जब आपको नोट्स मिले तो आपके नोट्स में ये पीडीएफ के रूप में मौजूद हो मैप का, इसीलिए मैंने डाल दिया है, अदरवाइज आपने तो गूगल अर्थ में देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, न्यू इमर्जिंग शिपिंग लेन, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है, आर्कटिक रीजन अगर हम देखें, वैसे तो ये इलाका मोस्टली बर्फ से ढका हुआ है, पर दोस्तों अब हो यूं रहा है कि यहाँ की बर्फ पिघल रही है। तो जब बर्फ पिघल रही है तो तेजी से यहाँ पे नए नए शिपिंग रूट्स आपको देखने मिलेंगे। तो नए नए शिपिंग रूट आपको देखने यहां पर मिल रहे हैं। तो अगर नए नए शिपिंग रूट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 न्यू शिपिंग रूट्स आपको देखने मिलेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पे 3 मेजर शिपिंग रूट है दोस्तों। एक आप देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज के कोस्ट से गुजरती हुई जा रही है, इसको क्या कहेंगे, कनाडा यूएस के यानी वेस्टर्न कंट्रीज, तो इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट पैसेज। वैसे ही आप देखें ये रशिया के बगल से ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न तो क्या, रादर आप देखें तो यूरोप से लेकर रशिया तक, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट पैसेज। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और बाद में इसी का एक हिस्सा है जो कि रशिया तक ही स्थित है, इसको क्या कहेंगे, जो मैंने अभी मार्क किया ये वाला रीजन जो आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज नॉर्दर्न सी रूट। तो दोस्तों नॉर्दर्न सी रूट अलोंग द रशियन कोस्ट इमर्ज होती हुई दिख रही है और ये बहुत तेजी से प्रोमिनेंस भी गेन कर रही है। तो नॉर्दर्न सी रूट अगर हम देखें तो ये शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन ईस्ट एशियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन पोर्ट्स। तो इसमें अगर आप मैरीटाइम डिस्टेंस देखें शांघाई से रोटरडैम की, तो नॉर्मल रूट अगर आप शांघाई से रोटरडैम जाएं तो दोस्तों वो सुएज कैनाल होके जाता है। तो उसकी तुलना में अगर आप नॉर्दर्न सी रूट से कुछ शांघाई से रोटरडैम जाएं, इस प्रकार से रादर नॉर्थ ईस्ट पैसेज के थ्रू जाएं, तो आपको शांघाई टू रोटरडैम जाने में करीबन 30% आपका लेंथ शॉर्टन हो जाएगा और जो नंबर ऑफ डेज आपको लग रही है वो 10 से 12 दिन कम टाइम में, 10 से 12 दिन कम वक्त दिन में आप पहुंच सकते हैं शांघाई से रोटरडैम। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा रोटरडैम कौन से देश का बहुत मेजर पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में जब इंडिया की एनर्जी शिपमेंट रशिया के आर्कटिक से आने वाली है, तो अभी से अगर इन शिपिंग लेन्स को रशिया ने डेवलप कर लिया और ऑब्वियसली इसमें इंडिया ने भी मदद किया, तो आने वाले दिनों में इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी में आप जानते होंगे चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलप करवाया जा रहा है। तो चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक कहां पर है दोस्तों, तो आपको मैं मैप में दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कोस्टल सिटी है बहुत बड़ा रशिया के फार ईस्ट का, इसका नाम है व्लादिवोस्टॉक। कुछ यहां पर आपको देखने मिलेगा दोस्तों व्लादिवोस्टॉक, अगर आप इस मैप में देख रहे हैं तो जैसा मैंने यहां पर मार्क किया, तो यहां पर है दोस्तों व्लादिवोस्टॉक। तो व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई को ऑलरेडी कनेक्ट किया जा रहा है मल्टीपल पोर्ट्स के माध्यम से, तो इसी को कुछ फर्दर खींच दिया जाएगा और यही जो रूट होगी दोस्तों, यही रूट कनेक्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट पैसेज से या फिर नॉर्दर्न सी रूट से। तो उसी का एक्सटेंशन हो जाएगा जो कि इंडिया तक इसको जोड़ देगी। तो इंडिया के पास न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू शिपिंग लेन्स, जहां पर वो फर्दर अपना कोऑपरेशन रशिया के साथ बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम होगा, सी फेयरिंग एक्टिविटी, तो अगर शिप्स की बात करें, जैसे मर्चेंट शिप्स होती हैं, तो उनके अगर हम क्रू की बात करें जो कि कहलाते हैं सी फेयरर्स, तो जो ग्लोबल सी फेयरर्स हैं उसमें 9.35% इंडियंस हैं। और तो मेरीटाइम इंडस्ट्री में करीबन 9.5% लोग भारतीय हैं, और भारत तीसरे हिस्से में, तीसरे रैंक पर आती है जब बात होती है मैन पावर प्रोवाइड करना सी फेयरिंग एक्टिविटी के लिए। तो उसी में दोस्तों आपको मालूम है, आने वाले दिनों में जब रशिया में एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज नई नई डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी आर्कटिक रीजन में, तो उसके एक्सट्रैक्शन के दौरान जाहिर सी बात है एक नए पूल ऑफ स्किल्ड सी फेयरर्स की आवश्यकता होगी, जो कि वहां से रिसोर्सेज लेकर आ सकेगी, वहां पर एक्सप्लोर कर सकेगी। तो इन पोलर ऑपरेशंस में हमें एक नए प्रकार के ट्रेंड वर्कफोर्स की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार की आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए हम अभी से कोशिश कर सकते हैं अपने न्यू जनरेशन ऑफ सी फेयरर्स को ट्रेन करना पोलर ऑपरेशंस में, तो ही वो आने वाले इमर्जिंग शिपिंग एक्टिविटीज से जो बेनिफिट होगी, इस फसल को काटने में वो सक्षम होंगे, यानी कि टू रीप दी बेनिफिट्स। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम होगा, हमेशा कहा जाता है भारत 5वीं यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, इंडिया की एवरेज एज है 29 ईयर्स। तो ऑब्वियसली हम अपने डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल को बेहतर यूज कर सकते हैं आर्कटिक रीजन में। इसके बाद बात होती है आर्कटिक टूरिज्म की। दोस्तों आर्कटिक रीजन अगर आप देखें तो वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही फ्रेजाइल लैंडस्केप है, क्लाइमेट चेंज से बहुत वल्नरेबल है, लेकिन सबसे सुंदर होता है यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स। तो नॉर्दर्न लाइट्स जैसा आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, नॉर्दर्न लाइट्स क्या होती है, पोलर लाइट्स जिनको कहते हैं। तो ऑरोरा फिनोमिना है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियलिस, तो आपने शायद देखा हो, सुना हो। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है और लोग इसको करने के लिए पोल्स में जाते हैं। तो रशिया भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। तो दोस्तों ये कुछ WWF का डेटा था कि कितने कितने टूरिस्ट जा रहे हैं इस प्रकार के आर्कटिक टूरिज्म में इंडल्ज कर रहे हैं। तो आर्कटिक टूरिज्म जैसा आप देख सकते हैं, एक आर्टिकल आया हुआ है, हाउ द ग्रेट नॉर्थ इज बिकमिंग अ न्यू एक्सोटिक। तो इस प्रकार के कई आर्टिकल्स आ रहे हैं आर्कटिक टूरिज्म पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं एक डेटा है कितने टूरिस्ट अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो स्वालबार्ड की बात करें तो करीबन 30,000 टूरिस्ट जाते हैं, ग्रीनलैंड में 8,000 जाते हैं, आइसलैंड में 2 लाख जाते हैं, और अगर आप स्कैंडिनेविया की बात करें तो 1 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। अलास्का में भी 25,000 जाते हैं, बट रशिया में तो बहुत कम जाते हैं, यानी कि रशिया के पास अपॉर्चुनिटी है। आपको मालूम है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा आर्कटिक में जो एक्सपेंस है लैंड का, वो रशिया के पास है। तो बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड घूमने लायक जगहें होंगी, तो बस इनको एक्सप्लोर करना है और इनको ग्लोबल मैप पे लेकर के आना है। तो ऑब्वियसली रशिया चाहे तो इस पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकती है, और इंडिया की जैसे जैसे परचेजिंग पावर, इंडियन पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ रशिया इंडियन टूरिस्ट को अपॉर्चुनिटीज दे सकती है जहां पे वो आर्कटिक टूरिज्म में इंडल्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं आर्कटिक रीजन में जो कि रशिया ऑफर कर सकती है शूट्स के लिए, सिनेमाटोग्राफी के लिए। तो उन लोकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दोस्तों अगेन ये जो नंबर है, ये नंबर लेट 90s का WWF का कहना है, यानी नंबर पुराना है काफी, तो अब ऑब्वियसली काफी बढ़ गया होगा। लेकिन जो भी बात तो यह है कि रशिया अभी भी अपने आर्कटिक रीजन को ढंग से पब्लिक के सामने लेकर के नहीं आ पाया है। रशिया में अपने आप टूरिज्म काफी कम है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी तुलना में बहुत कम है। नेक्स्ट दोस्तों बात होती है क्लाइमेट चेंज रिसर्च की। दोस्तों ऑलरेडी आपको मालूम है कि काफी ज्यादा टेली कनेक्शंस आपको देखने मिलेंगे, यानी कि आज भी एक वीडियो आने वाली है, आज या कल में आएगी, आर्कटिक बटरफ्लाई इफेक्ट। आज तो मुश्किल है, शायद कल आपको लेके दूंगा मैं। तो उसमें आपको मालूम होगा कैसे एक आर्कटिक रीजन में कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के मॉनसून में प्रभाव हो रहा है। तो यही आपको बताना है दोस्तों, क्लाइमेट इतना अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप देखें तो इतने दूर दूर के एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है कि बहुत तेजी से एक जगह की क्लाइमेट में चेंज दूसरे जगह को प्रभावित कर रही है। तो हमारा ऑलरेडी आर्कटिक रीजन में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन स्थित है। कहां पर है? स्वालबार्ड में। तो स्वालबार्ड आर्किपेलागो में है, नॉर्वे में है, और इन टेली कनेक्शंस को ये जो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है ये इसी पर रिसर्च कर रहा है कि कैसे आर्कटिक का क्लाइमेट इंडियन मॉनसून से लिंक्ड है। तो दोस्तों जी हाँ, आर्कटिक का क्लाइमेट, वहां पर अगर क्लाइमेट में बदलाव आता है तो भारतीय मॉनसून पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी
वहां पर स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा रशिया अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। तो अब स्वालबार्ड आर्किपेलागो ऑफ नॉर्वे में नहीं, हम चाहें तो इसको रशिया में भी बेहतर स्टडी कर पाएंगे। वैसे ही आपको मालूम होगा आर्कटिक रीजन में जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट बदल रही है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है भारत के मॉनसून पे, और इस वजह से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। वैसे ही सी लेवल राइज हो रही है तो उससे भी हमारा जो कोस्टल एरिया है वहां पर फ्लडिंग हो रही है, स्टॉर्म्स आने की चांसेस हैं। तो जो कोस्टल सिटीज हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, वो डूब सकते हैं, तो वो संभावना हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम देखें तो पोलर मेडिसिन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें कवर करना है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो पोलर मेडिसिन एक नया टर्म आपके आंसर में गिरने वाला है, पोलर मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, जब आर्कटिक सी आइस पिघल रही है तो इस वजह से कई इन्फेक्शियस वायरसेस हैं, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि अब वो इमर्ज करना शुरू होंगे। इतने साल तक तो वो बर्फ में कहीं छुपे हुए थे, बर्फ के अंदर ढके हुए थे। जैसे जैसे ऊपर की बर्फ मेल्ट कर रही है, ये सी आइस अब इमर्ज करना, जैसे ये सी आइस निकल रही है, रिसीड कर रही है, ये वायरस अब एनवायरमेंट में रिलीज होने वाले हैं। वैसे ही आर्कटिक एनवायरमेंट, जो एक्सट्रीम आर्कटिक एनवायरमेंट है, उसमें जो वहाँ के जानवर हैं उनमें कई अडेप्टेशंस होते हैं जिस वजह से वो इस प्रकार का हार्श विंटर बर्दाश्त कर पाते हैं। तो उनमें कई ऐसे कंपाउंड्स होते होंगे जिनको फ्यूचर में हम मेडिसिन बनाने में काम ले सकते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसके लिए क्या टर्म होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इसी को कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग फॉर ड्रग डेवलपमेंट। तो एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन का एरिया हो सकता है। इंडिया रशिया दोनों के दोनों बहुत मेजर फार्मा इंडस्ट्री है दोनों की, तो यहाँ पे काफी अच्छा कोऑपरेशन का स्कोप होता है आर्कटिक रीजन में पोलर मेडिसिन पर। इसके बाद दोस्तों बात आती है डिजिटल आर्कटिक की। तो रशिया की एक पोलर एक्सप्रेस है जिसका उद्देश्य है कि इस इलाके में सबमरीन केबल ले करना और इस प्रकार से हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, मनमास्क से लेके व्लादिवोस्टॉक तक। तो अब जहां तक कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जहां तक बात है आर्कटिक रीजन की, वहां की क्लाइमेट इतनी दुर्गम है कि बहुत मुश्किल है इस प्रकार का सबमरीन केबल ले करना। उससे बहुत आसान होगा कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दें। तो जैसा आपको मालूम होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ते हैं और जिनके द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसी में इसरो की एंट्रिक्स की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्च ऑफ लो कॉस्ट सैटेलाइट्स। तो इस तरफ इसरो इस रीजन में लो कॉस्ट सैटेलाइट्स, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले सैटेलाइट्स हो, उनको लॉन्च करने में इसरो के एंट्रिक्स के साथ रशिया कोऑपरेट कर सकती है। इसके सिवा आर्कटिक रीजन ऑब्वियसली बहुत ठंडी है, तो ठंडी होने की वजह से ये परफेक्ट लोकेशन प्रोवाइड करती है जहां पर आने वाले दिनों में जो डेटा हब्स हैं, जैसे आपको मालूम है ऑलरेडी दुनिया अब इंटरनेट की बात करें तो क्लाउड के तरफ मूव कर चुकी है। तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े सर्वर रूम चाहिए होते हैं, डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। तो उन डेटा सेंटर्स में आपको मालूम है बहुत ज़्यादा पावर की नीड होती है और वो बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट करते हैं। तो इसलिए इनको ठंडा रखना बहुत आवश्यक होता है। तो अब इनको अगर गर्म इलाके में रखें तो एसी के वजह से जो इनको कूलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑलरेडी अगर हम कोल्ड लोकेशन लाइक आर्कटिक में ये प्रकार के सर्वर्स बनाएं, डेटा हब्स बनाएं, तो हमारी बिजली की खपत बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए आर्कटिक रीजन बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं इस प्रकार के डेटा हब्स को भी प्रोवाइड करने के लिए, बनाने के लिए भी। एंड फाइनली दोस्तों, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। तो आने वाले दिनों में इंडिया रशिया के बीच में एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक अग्रीमेंट साइन होना है, और एक बार ये साइन हो जाएगा तो इंडिया और रशिया की नेवी एक दूसरे के पोर्ट्स में जाके उनको इस्तेमाल कर पाएगी। तो रशियन नेवल पोर्ट की एक्सेस मिल जाएगी इंडियन नेवी को और वहां पर जाके वो ऑपरेट कर पाएंगे। तो जो आर्कटिक रीजन है वहां पर जो पोर्ट्स होंगे वहां पर इंडियन नेवी बेहतर ऑपरेट कर पाएगी। उस इलाके में भी तो इंडिया की जो नेवल फुटप्रिंट है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगी, यानी ब्लू वाटर नेवी और प्रबल तरीके से भारत बन पाएगी। दोस्तों यहीं पर आपको कहना चाहूंगा कि चाइना ऑलरेडी बहुत तेजी से रशिया के साथ कोऑपरेट कर रही है आर्कटिक रीजन में, पर रशिया भी कभी नहीं चाहेगी कि अपने सारे टू प्लेस ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, वो भी कभी नहीं चाहेगी। तो इसीलिए वो भी चाहेगी कि रशिया भी हमेशा चाहेगी कि एक चाइना का काउंटर वेट हमेशा रहे उस इलाके में। तो इसलिए वो भी चाहेगी कि इंडिया का प्रेजेंस उस रीजन में बना रहे एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट टू चाइना स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग। तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इंडिया के लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्कटिक रीजन में अपनी नेवी को वहाँ पर
एक्सटेंड करने में, और इस प्रकार से फ्यूचर में अगर एनर्जी सप्लाईज के लिए वो इलाका इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इंडियन नेवी भी वहां पर एक्टिवली ऑपरेट कर पाएगी उसके आसपास के इलाके में। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। इसके सिवा जैसा आप देख सकते हैं अनअकैडमी लर्नर्स 170+ लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है, तो आप देख सकते हैं आप भी उनमें से एक जरूर बनेंगे जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसके सिवा आपको मददगार साबित हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए हम एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी कॉम्बैट भी रन करवा रहे हैं, तो रैंक 500 तक 25% स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। 31 अक्टूबर 11 बजे KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस स्कॉलरशिप का हिस्सा लें। इसके सिवा दोस्तों आखिरी कुछ दिन है, 31 अक्टूबर तक ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको कम कीमत पर मिल रही है, तो 28% प्लस 10% 9 मंथ कॉम्बो में मिल रहा है। तो 9 मंथ कॉम्बो अगर आप देखें तो 45,675 रुपए में मिल रही है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसमें 20+ बुक्स भी आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस की ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 21 ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिलेगी, 80 GS की टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं, तो ये सब आपको मिलने वाला है। इसके सिवा दोस्तों साथ साथ आपको बता दूं 20 हाई क्वालिटी बुक्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो भी है दोस्तों 28,350 रुपए में। इसके सिवा 1 ईयर की GS ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 57,704 रुपीज, 31 अक्टूबर तक ही ये कीमत है, और साथ साथ 1 ईयर आइकनिक GS प्लस ऑप्शनल की कीमत है 78,999 रुपीज, यानी 1,02,000 नहीं देना आपको, बस 78,999 देना है, और ये कीमत कब तक है, बस आखिरी कुछ दिन 31 अक्टूबर तक। दोस्तों जो GS सब्सक्रिप्शन की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 2 साल की 64,800 है, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए, ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं 3 नवंबर से, और नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 2022 2023 दोनों के लिए बैच कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी है। इसके सिवा मिशन AIR1 मेंस बैच है 25 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो आंसर राइटिंग करंट अफेयर सब कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से आपको तैयार करवाया जा रहा है, तो आप उसका हिस्सा जरूर बने। फ्री टेस्ट सीरीज है फॉर UPSC CSE चुनौती 3.0 एंड T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।